नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप सभी का क्रैश कोर्स अब जो है बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। लगभग जो है आप लोगों को बहुत सारे चीज़ साइंस पूरे ख़त्म कर दिया गया, सोशल साइंस ख़त्म कर दिया, मैथमेटिक्स बहुत हद तक हो गया है। तो जो है अब आपका एग्ज़ाम भी जो है 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें जो है आपको अब रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे करना है, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करने हैं। अगर शॉर्ट नोट्स तैयार करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस शॉर्ट नोट्स आपको बना करके दिया गया है, उसे देख करके लिख करके आप अपना तैयार कर सकते हैं, जो एग्जाम के दिन या एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको क्या देगा, काम देगा। एग्जाम के दिन भी रिवाइज करने में काम देगा। तो ये बातें हमने आपसे की थी पिछले वाले वीडियोज़ में। आज जो है आपको हम इतिहास का जो है अगला चैप्टर, इतिहास भी अब खत्म होने वाला है, इतिहास का एक चैप्टर और होगा। तो इतिहास का आपका अब जो है एक शहरीकरण वाला आपका पिछला वीडियोज़ गया था। अब उसके आगे वाला जो चैप्टर है आपका 7वां चैप्टर है, व्यापार और भूमंडलीकरण। आप बिहार बोर्ड के जो इतिहास के किताब है, बीटीबीसी का किताब है इतिहास का, उसमें 7वां चैप्टर जो है आपका व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित है। तो इस चैप्टर को समझते हैं। मात्र आपका फिर से वही शॉर्ट नोट्स के द्वारा जो है आपका इतना लेक्चर में जो है, इतना नोट्स में जो है आपका ये चैप्टर फिर से खत्म है। बस आप एग्जाम के दिन क्या करिए, इस शॉर्ट नोट्स के तहत इसको क्या कर लीजिए, एक पेज में जो फोटो स्टेट करने वाला पन्ना आता है उस तरह का पन्ना ले लीजिए और उसमें क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। जितने इतिहास के, जितने भी भूगोल के, नागरिक शास्त्र के, साइंस विज्ञान के सारे जो पढ़ाए गए हैं वो ऐसे ही पढ़ाए गए हैं। तो सबको आप उस तरह के पन्ना में लिख करके आप एक एक पेज में क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो आपको एग्जाम के दिन रिवाइज करने में क्या होगा, मदद करेगा। और अगर उस दिन आप उसको रिवाइज करके जाते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जिसमें कन्फ्यूजन आपको था या कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। आप रिवाइज करके तुरंत गए हैं, तुरंत आप आंसर में टिक करेंगे और आप देखिएगा 25 से 30 मार्क उस दिन के रिवीजन से आपको क्या होगा, फायदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 60-70 में लटक जा रहा है तो आप 80-85 प्लस कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं उस दिन के रिवीजन से। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप दिन में पढ़ के गए हैं, उस सुबह में पढ़ के गए हैं, वही आ जाएगा। तो रिवीजन करना उस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि 4-5 दिन पहले आप किए होंगे, 6-7 दिन पहले, एग्जाम से पहले ही किए होंगे। एग्जाम के बीच में किए नहीं तो सब भूल जाता है। तो एग्जाम के दिन, जैसे अगला दिन साइंस है तो साइंस को पूरे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो कन्फ्यूजन बनेगा और मार्क्स गिरेगा। तो आप सोचने लगेगा कि याद तो किए थे, अभी याद नहीं आ रहा है। और अगर उस दिन आप रिवाइज करके गए हैं तो तुरंत आप उसमें टिक मारिएगा और आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा मार्क्स, 25 से 30 मार्क का इजाफा आपको उस दिन देखने को मिलेगा, उस दिन के रिवीजन से। तो आप क्या करिए, इसको उसी तरह के पन्ना में इस नोट्स को उतारिए और बार बार रिवाइज करिए इसी को। इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसी से ऑब्जेक्टिव आता है, इसी से सब्जेक्टिव आता है। इतना ही नोट्स जो है आपके लिए सफिशिएंट है और ये आपके दिमाग में रहेगा भी, याद भी आपको होगा। तो इस तरह से बनाना है आपको, खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए ये लिखने के लिए आपको दिया ही जा रहा है। तो ये जो है 7वां चैप्टर है, व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित चैप्टर है। व्यापार और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण का मतलब है कि पूरे विश्व को क्या करना, आपस में जुड़ना। पूरे विश्व अगर आपस में जुड़ता है तो उसी को कहते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। उसको, उसी शब्द को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो पूरे विश्व के लोग, जो पहले जैसे कि अमेरिका का लोग अपना अलग रहता था, अमेरिका से यहाँ भारत आने में बहुत कठिनाई थी, टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो उतना प्रभावी नहीं था। अब के टाइम में जो इंटरनेट आया है, मोबाइल आया है, टेलीफोन आया है, तो कहीं पर लोग बैठा हुआ है लेकिन लगता है एक कॉल करिए, क्लिक करिए और जा करके आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जुड़ गया, क्या हो गया, अब जो है पूरे दुनिया आपस में मोबाइल के माध्यम से जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया। तो इसी को कहते हैं आपस में जुड़ना। अलग अलग तरीके से हम जुड़ सकते हैं, व्यापार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो व्यापार के माध्यम से जो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। संस्कृति के माध्यम से जुड़ता है, संस्कृति के माध्यम से जुड़ता है। संस्कृति मतलब उसके खान पान, पहनावा, यहाँ के लोग यूज़ करते हैं, यहाँ का खान पान पहनावा जो है वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों की तरफ का बिहार का मखाना सब जगह अभी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये संस्कृति के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं भूमंडलीकरण होना। तो वही चैप्टर है आपका, खास करके व्यापार से संबंधित और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण। तो इसी के बारे में हमको जानना है। तो आप समझ गए होंगे कि भूमंडलीकरण क्या होता है। तो इसका है भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न देश व्यापार, तकनीक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब जो कुछ वहाँ का कल्चर है, यहाँ पर भी उस तरह के लोग मनाने लगते हैं। जैसे बर्थडे, केक काटने वाला,
ये क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। पहले भारत में इस तरह का केक काट के दिया बुझा करके जो है, केक काट करके जो है नहीं मनाया जाता था। बर्थडे उतना मनाया भी नहीं जाता था। फादर्स डे, क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे, ये सब कहाँ से आया है, ये उधर से ही आया हुआ है। दूसरे देश, यूरोप के देश, अमेरिकन देश, यूरोप और यूरोपियन कंट्री से ये सब जो संस्कृति जो है हमारे देश में आ गया है। तो जो है केक काटने वाला पहले सिस्टम नहीं था। तो ये क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। या हम लोगों को यहाँ से राधा, अभी इस्कॉन मंदिर है, वहाँ से राधा कृष्ण का जो भक्ति है वो अलग अलग देश में देखते हैं लोग, हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो यहाँ से भी जाता है, संस्कृति जो है आदान प्रदान होता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भी जुड़ते हैं, व्यापार के माध्यम से जुड़ते ही हैं, तकनीकी विकास के माध्यम से भी जुड़ते हैं। कोई हेलीकॉप्टर बनाया दूसरा देश, जैसे कि दूसरे देश में हेलीकॉप्टर बन रहा है, वहाँ से हम लोग लाते हैं खरीद करके और कहते हैं इसको ठीक करते रहिएगा, आप ही का मिस्त्री आकर के इसको ठीक करेगा। तो तकनीक जो है, तकनीकी का आदान प्रदान के कारण भी जुड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर हम बनाते नहीं, हमको उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो वहाँ का ही मिस्त्री मंगा करके ठीक करवाना पड़ता है। तो ये हो गया तकनीकी विकास, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। यही है भूमंडलीकरण का अर्थ, कि आपस में जुड़ना, अलग अलग माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, तकनीकी विकास के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना और देशों की आर्थिक गतिविधि को क्या करना, बढ़ावा देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करना, एकीकृत करना। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि कहीं पर कोई सामान महंगा बिक रहा है, कोई कहीं पर महंगा बिक रहा है, तो अगर वैश्वीकरण है, पूरे विश्व के लोग एक दूसरे जगह पर जाकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो दूसरा कंपनी जाकर के वहाँ वही सामान सस्ता में बेचने लगेगा, क्योंकि कहीं पर सस्ता में बिक रहा है, तो वही दाम लगा करके वो क्या करेगा, वहाँ पर जाकर के सस्ता में बेचने लगेगा। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होना पड़ेगा, दाम को कम करना पड़ेगा, जो ज़्यादा बेच रहा था। समझ रहे हैं कि नहीं। कोई मान लीजिए, एक तरह से मान लीजिए कि कहीं पर एक ही दुकान है, किराना का, राशन का एक ही दुकान है, और वहाँ पर बहुत दूर से सामान लाता है, और एक ही दुकान है, वो 40 रुपये का चीनी मान लीजिए खरीद के लाता है, और वहाँ पर 100 रुपये बेचता है, क्योंकि उसके अलावा कोई है नहीं। तो दूसरी जगह पे जाएगा कहाँ खरीदने के लिए लोग, तो मजबूर है लोग उसके पास 100 रुपये किलो चीनी खरीदने के लिए। वहीं 2-4 दुकान आकर के खुल जाए और वो दुकानदार जो है 50 रुपये किलो चीनी बेचने लगे, तो 100 रुपये वाले का लेगा कोई, तो नहीं लेगा। तो ये जो है 50 रुपये वाला जो मिलेगा वहाँ पर लेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी कंपनियाँ आकर के एक दूसरी जगह पर व्यापार करती है। व्यापार के माध्यम से अपना अपना दुकान सब खोल के बैठी हुई है। कोई कार है, कोई 50 लाख का कार देगा, कोई 5 लाख में कार बेचेगा, तो 5 लाख वाला का ज़्यादा बिकेगा। तो क्या होता है, इससे मूल्य पर नियंत्रण होता है, ठगाता हुआ लोग नहीं है। तो वैश्वीकरण का ये क्या है, फायदा है। तो वही है कि इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना और बीच के विदेशों के आर्थिक गतिविधि को क्या करना, बढ़ावा देना। इससे आर्थिक गतिविधि भी बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिकते हैं, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा आर्थिक गतिविधि होती है, एकीकृत होता है। पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था क्या होता है, एकीकृत होता है, सामान में समरूपता आता है, एक ही दाम में सारे के सारे सामान लोगों को मिलता है। इसके बाद जो है भूमंडलीकृत विश्व के बनने के मुख्य कारण। अब भूमंडलीकृत विश्व क्यों बना, कैसे बना, कौन कौन से फैक्टर जो हैं उसमें, जो है कौन कौन सा जो तथ्य है उसमें क्या किया, फैक्टर जो है भूमिका निभाया, जिसके कारण भूमंडलीकरण संभव हो पाया। मान लीजिए व्यापार करना है, अगर पानी वाला जहाज़ का नहीं हो पाता तो उतना व्यापार नहीं हो पाता। अभी के टाइम में 90% पानी वाले जहाज़ से व्यापार होता है, तो पानी वाला जहाज़ ही नहीं होता तो भूमंडलीकरण हो पाता, व्यापार के माध्यम से हम जुड़ पाते एक दूसरे देशों से, नहीं, बहुत कम मात्रा में जुड़ पाते, बहुत ज़्यादा ही सीमित मात्रा में। हम एरोप्लेन अगर होता तो एरोप्लेन से जाते आते थोड़ा बहुत सामान लाते, तो उस तरह से व्यापार के माध्यम से नहीं जुड़ते। पानी वाला जहाज़ क्या कर दिया, पानी वाले जहाज़ के बनने से हम ज़्यादा सामान भेजने लगे, लाने लगे, भेजने लगे। इससे क्या हुआ, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला, उससे क्या हुआ, भूमंडलीकृत हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मुख्य कारण क्या रहे, कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसके कारण भूमंडलीकरण हुआ। तो तकनीकी प्रगति के कारण हुआ, तकनीक प्रगति कर लिया। पहले के लोगों को समुद्र में डर लगता था कि समुद्र में कुछ दूर आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे। समुद्र क्या है, पहले समझता था कि धरती प्लेन है और समुद्र में कुछ दूर आगे जाएंगे हम जहाज लेकर के ही क्या कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। तो तकनीकी की प्रगति होने के कारण पता लगा कि नहीं गिरेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे धरती गोल है, कहीं से कहीं पहुंच ही जाएंगे, गिरने वाला चांस कहीं पर भी नहीं है। तो तकनीकी का प्रगति हुआ तो लोग खोजबीन शुरू कर दिया समुद्र के अंदर में जहाज ले लेकर के। तो उसी में सुने थे आपकी भारत को वास्को डी गामा ने समुद्र के माध्यम से खोजा था, समुद्र के रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था, जहाज ले लेकर के खोजबीन शुरू कर दिए। तो तकनीकी प्रगति के कारण ये सब काम हुआ, तकनीक बढ़ा, जहाज बने, समुद्र के माध्यम से लोग इधर से उधर करने लगे, तो अलग अलग देश खोजाने लगा, व्यापार शुरू हो गया। जैसे देखिए रेल का प्रगति हो जाना, रेल के कारण भी व्यापार जो है आसान हो गया।
एक देश से दूसरे देश, जहाँ से हम जो रेल से भेज देते हैं बहुत सारे देशों में सामान, जैसे बांग्लादेश भेजना है, कहीं पर भी भेजना है, रेल के माध्यम से भेज दी। जहाज़ के डेवलपमेंट हो जाने के कारण पनिया वाला जहाज़, पानी वाला जहाज़, टेलीग्राम, मैसेज भेजने के लिए, तुरंत मैसेज भेजने के लिए कि हमें ये सामान की ज़रूरत है, कि आपके पास है, तो कहेगा हाँ है, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, वहाँ से जहाज़ पे लाद करके भेज देगा। अब अगर आपके पास टेलीग्राम है ही नहीं तो मैसेज भेजने में 2-3 महीने लग जाएंगे, तो 2-3 महीने का समय तो क्या हो जाएगा, इससे भूमंडलीकरण धीमा हो जाएगा। अगला है इंटरनेट से साधनों ने दूरियां कम कर दिया। तो इन तकनीकी प्रगति के माध्यम से भूमंडलीकरण क्या हो गया, आसान हो गया। भूमंडलीकरण मतलब हम एक दूसरे देश से क्या कर पाए, जुड़ पाए। अगर मान लीजिए ये सब तकनीकी प्रगति नहीं हो पाता तो हम भूमंडलीकरण उस तरह से नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते। अभी हमने आपको बताया कि मोबाइल है तो तुरंत फ़ोन से आप पूछ लेते हैं, मोबाइल नहीं रहता तो मैसेज भेजने में 4 महीने 5 महीने सालों का समय लग जाता, तो भूमंडलीकरण संभव नहीं था। अगला है औद्योगिक क्रांति। अब दूसरा कारण है कि औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगने लगी थी, सामान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाखों, जैसे मान लीजिए शर्ट है तो एक दिन में लाखों शर्ट बन रहे थे, तो इस शर्ट को तो कहीं ना कहीं बेचना है, तो व्यापारी लोग क्या करेगा, उसको बेचना चाहेगा, तो उसके लिए अलग अलग देशों को खोजेगा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जा करके क्या करो, शर्ट बेचो, शर्ट दो, जहाँ पर लोग नंगा रह रहा है उसको शर्ट दिखाओ कि इस तरह से शर्ट होता है, तो वो पहनेगा। तो जो है व्यापारी लोग जो है उस तरह के औद्योगिक क्रांति होने के कारण भी सामान बेचने के लिए एक से दूसरे देश में जाने लगे, तो इस कारण क्या होने लगा, देश से आपस में लोग जुड़ने लगे। तो औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन ने वैश्विक बाजार की जरूरत क्या कर दी, पैदा कर दी। औद्योगिक क्रांति हुआ, कोई देश जो है एक दिन में, उस देश के पास मान लीजिए एक दिन 1 लाख का जनसंख्या है, 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख जनसंख्या है, और वो जो है 50 लाख शर्ट बनाता है, फैक्ट्री लगा लिया है मशीन के माध्यम से, 50 लाख शर्ट बनाता है, तो बहुत बेचेगा तो 10 ही लाख बेच पाएगा, 40 लाख वैसे भी उसके पास ज़्यादा पड़ा रहेगा, तो वो चाहेगा ना वो 40 लाख जो अलग से शर्ट बना है उसको क्या करें, हम दूसरे देशों में बेचें, तो विश्व के बाजार को खोजेगा। अगर इंग्लैंड में बना है तो भारत के बाजार को खोजेगा कि भारत में बहुत लोग हैं, भारत में जाकर के व्यापार करो। तो इससे भी क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के कारण भी भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण संभव हो पाता है। तो औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया और वैश्विक बाजार की जरूरत पैदा हो गई कि विश्व के बाजारों में जाओ और बेचो। विश्व का बाजार मतलब अलग अलग देशों के बाजार में जाकर के बेचो। इसके बाद सिल्क रूट, देखिए एक सिल्क रूट पहले के टाइम में था। पहले के टाइम में अगर आप वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो भारत के ऊपर में क्या है, चीन है। चीन से एक रास्ता गुजरता था और ऐसे ऐसे करके सीधे यूरोप की तरफ जाता था। आप नक्शा को देखिएगा, आपको इधर की तरफ यूरोप मिलेगा, यहाँ चीन है, नीचे भारत है। तो चीन के ऊपर से होते 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 हुए जो है एक सिल्क मार्ग था, सिल्क रूट जो था वो यूरोप की तरफ जाता था, एक रास्ता था। मतलब कि क्या होता है ना, ये रास्ता कैसे था, हर जगह प्लेन नहीं होता, हर जगह प्लेन नहीं है। आप जा रहे हैं कहीं पर, इतना बड़ा खड़ा पहाड़ मिल गया आपको, तो पहाड़ मिल गया तो वहाँ से रास्ता बाधित हो गया। तो एक सिल्क मार्ग खोजा गया था जो सब जगह, हर जगह प्लेन था, वहाँ से व्यापारी लोगों को जाने में क्या होती थी, आसानी होती थी। वो चीन के ऊपर से जो है यूरोप की तरफ जाता था, तो वहाँ से लोग भारत के व्यापारी भी, चीन के व्यापारी भी, ये सब भी सामान लेकर के क्या करते थे, यूरोप की तरफ जाते थे बेचने के लिए। और यूरोप जो था, जहाँ यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, ये सब सारी कंट्री है। तो वो सब सारी कंट्री वो जो है अपना सामान लेकर के उसी सिल्क मार्ग के माध्यम से इंडिया या भारत में या चीन में बेचने के लिए आता था। तो वो जो है एक पहले टाइम में व्यापार करने का रास्ता था, क्योंकि जहाज वहाज उतना था नहीं, तो सिल्क मार्ग के माध्यम से ही गधा पे, खच्चर पे क्या करते था, घोड़ा पे सामान लाद करके यहाँ से वहाँ, इधर से उधर ले करके जाया करता था। तो सिल्क रूट वही है रेशम मार्ग। प्राचीन समय में एशिया को यूरोप से, यानी एशिया में आ गया चीन, भारत, रसिया, ये सब जो है एशिया के अंदर में आया। तो इन सब जगहों को, एशिया को यूरोप से क्या किया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। और यूरोप जब पहुंच गए तो यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका है। यूरोप के नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका में भी क्या किया जाता था, सामान बेचा जाता था। तो यही सिल्क मार्ग जो था, रेशम मार्ग, सिल्क रूट इसको कहते थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध था उस टाइम में व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों में। तो भूमंडलीकरण का ये प्रमुख कारण था, तकनीकी प्रगति, औद्योगिक क्रांति। तकनीक जब बढ़ गया और औद्योगिक क्रांति हो गई, इसके कारण भूमंडलीकरण करना मजबूरी हो गई लोगों की। इतना ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होने लगा कि बेचेगा कहाँ, तो अलग अलग देश में जाएगा तभी बेच पाएगा। तो इसके कारण जो है ये भूमंडलीकरण हुआ। आगे जो है 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था। अब जब 19वीं शताब्दी में, मतलब कि 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 के बाद, 1801 से 1899 तक, यानी 1801 के बाद जो अर्थव्यवस्था है
विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे थी। 1800 ईस्वी के बाद जो है औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, मशीन से कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए औद्योगिक क्रांति, वही बात को फिर से लिख रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो है विश्व में औद्योगिक क्रांति हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगे और सामान फैक्ट्री से बनने लगे। पहले हाथ से बनता था, इससे पहले ये जो मैंने शर्ट बनाना है, मान लीजिए शर्ट बनाना है या कुर्ता बनाना है, तो हाथ से ही धागा काटा जाता था, हाथ से ही बुन बुन करके क्या किया जाता था, कपड़ा तैयार किया जाता था। औद्योगिक क्रांति में क्या हो गया, मशीन आ गया, मशीन कपड़ा बनाएगा, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता था, मशीन दिन भर बनाते रहता था, थकता नहीं था। तो औद्योगिक क्रांति हो गई, तो इसने बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैश्विक बाजार की जरूरत पैदा कर दी। उस टाइम में विश्व की अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति के कारण वैश्विक बाजार की जरूरत स्टार्ट हो गई। इसके बाद उपनिवेशवाद, कमजोर देशों को गुलाम बना करके ताकि कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार माल के लिए विस्तृत बाजार सुनिश्चित हो सके, ये भी था उस टाइम में जो है उपनिवेशवाद। उपनिवेश, हमारा जो भारत था वो क्या था, इंग्लैंड का, अंग्रेजों का गुलाम था, इंग्लैंड का हमारा उपनिवेश था। इंग्लैंड वाले हम पर क्या किए हुए थे, गुलाम बनाए हुए थे हम लोगों को। तो वो हमारा ये जो देश है वो इंग्लैंड वालों के लिए क्या हुआ, उपनिवेश हुआ। तो इस तरह से उपनिवेश बना करके रखे हुए थे। तो उपनिवेशवाद, जो भी मजबूत देश था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, ये सब जो मजबूत देश थे, ये अपना कमज़ोर देशों को अपना उपनिवेश बना करके, अपना गुलाम बना करके रखे हुए थे। और वहाँ पर क्या करते थे, कच्चा माल तैयार करते थे। जैसे इंग्लैंड हमारे यहाँ पे क्या करते थे, जूट तैयार करवाते थे कि जूट की खेती करो, जूट लेके चले जाते थे। कपास की खेती करो, कपड़ा बनाने के लिए कपास लेके चले जाते थे। फैक्ट्री लगाए हुए थे वहाँ, और खेत अपना बनाए हुए थे यहाँ कच्चा माल तैयार करने के लिए। फैक्ट्री में जैसे कपड़ा बनेगा तो रुई चाहिए, कॉटन का कपड़ा बनेगा तो रुई चाहिए। तो रुई जो है, कपास जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर रुई कपास होता था। यहाँ से कपास उठा करके वो इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में ले जा करके वहाँ पे कपड़ा बनाता था। यहाँ से सस्ता में ले गया, 2 रुपया में ले गया, और वहाँ पर बना करके 200 रुपये में यहाँ पर बेचने के लिए आया। वही शर्ट लेकर के आएगा, यहाँ पर 200 रुपये का बेचेगा। तो 2 रुपये से 200 रुपये का सामान यहाँ पर बेचता था, तो खूब मुनाफा होता था। तो एक कमज़ोर देशों को क्या किया जाता था, उपनिवेश बना करके रखा जाता था। भारत ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे थे जो उपनिवेश थे। तो वहाँ पर ये कच्चा माल क्या करते थे, तैयार करते थे। खेती वाला, अगर कपास जो है, कपास खेती से होता था, किसान लोग कपास लगाते थे, जूट लगाते थे। नील की खेती, आप बिहार में पढ़े होंगे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नील कपड़ा को रंगने के लिए, रंग करने के लिए, डाई करने के लिए, अलग अलग कलर में जो है, कलर देने के लिए कपड़ा में नील की खेती होती थी। पहले इस तरह का कलर नहीं था जो अभी चला हुआ है, सिंथेटिक इसको कहते हैं। अब सिंथेटिक हो गया। पहले जो खेत से ही, मतलब नील की खेती होती थी, वहाँ से नील के द्वारा, आप देखते होंगे गांव में अभी भी नील से क्या हो जाता है, धोती उती उजला कपड़ा को रंगा जाता है, तो उससे वो रंगा जाता था। तो उपनिवेश का मतलब समझ गए, कमजोर देश को गुलाम बनाया जाता था ताकि उद्योग में जो है कच्चा माल क्या होता रहे, पहुँचता रहे, और आपका उद्योग जो है, देशों का उद्योग जो है चलता रहे, औद्योगिक क्रांति सफल बने। अगला जो है, अगला श्रम और पूंजी का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उपनिवेशवाद था, और श्रम और पूंजी का प्रवाह था। औद्योगिक क्रांति ने वस्तुओं के साथ श्रम और मजदूरों की पूंजी निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा दिया। क्या हुआ, श्रम यानी मजदूर, यानी जो गरीब मजदूर थे उसका प्रवाह। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, आपने सुना होगा कि यहाँ से अंग्रेज लोग क्या करते थे, चीनी बनाने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती थी, और गन्ना जो है दूसरे देश में बहुत सारे द्वीप है, टापू है, तो उस पर गन्ना लगाने के लिए कोई था ही नहीं, लोग ही नहीं था। मान लीजिए बहुत बड़ा टापू है, मान लीजिए 100 किलोमीटर के दायरे में क्या है, एक टापू है, उस पर लोग ही नहीं है जो गन्ना लगाएगा, वहाँ पर गन्ना लगा करके खेती करेगा और गन्ना से चीनी बनेगा। उस काम के लिए क्या करता था, तो मजदूर को पकड़ के, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे, वो भारत से जहाँ कहीं भी गरीब आदमी को पकड़ करके ले जाता था, वहाँ पर कहता था कि गन्ना लगाओ। तो इस तरह से मजदूर का भी प्रवाह होता था। यहीं से मजदूर को फैक्ट्री में खटाने के लिए इंग्लैंड भी ले जाया जाता था। तो क्या हुआ, इस क्रम में जो है श्रम और पूंजी दोनों का प्रवाह हुआ। पूंजी भी प्रवाह किया, यहाँ से जो है, जो कमज़ोर देश थे, औपनिवेशिक देश थे, वहाँ से जो सस्ता में माल जा रहा था, तो पूंजी का ही प्रवाह था, पैसे यहाँ से जा रहे थे। तो औद्योगिक क्रांति ने वस्तुओं के साथ साथ श्रम और पूंजी का निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा दिया। प्रवाह जो है इसका बढ़ गया, श्रम का यानी मजदूरों का प्रवाह बढ़ गया, और पूंजी का प्रवाह बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, आर्थिक महामंदी और विश्व अर्थव्यवस्था। अब क्या हो गया, चौथा टॉपिक है आपके आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी, कुछ दिन तक इतना प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्रियों में कि बाद में जो है आर्थिक महामंदी आ गई। अब कहिएगा आर्थिक महामंदी कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 रुपये ले जाता था, यहाँ से वो कॉटन खरीद के मान लीजिए 2 रुपये ले जाता था, और हमको जो है वहाँ से बेचने के लिए जब लाता था तो 200 में हमको शर्ट देता था। शर्ट जो है 200 रुपये का वो बेचता था। तो अब कहाँ से कोई किसान जो है 2 रुपये में अपने ऊन को, रुई को बेच लिया है, तो 200 रुपये कहाँ से लाएगा जो शर्ट को खरीदेगा, शर्ट को खरीद ही नहीं पाएगा।
किसान को दिया गया पैसा कम, तो वो कहाँ से उतना महंगा शर्ट जो है वो खरीद पाएगा। तो शर्ट इन किसान ने खरीदना बंद कर दिया, तो सामान बिकना बंद हो गया। लोगों के पास पैसे रहेंगे तब तो सामान खरीद पाएगा, तो पैसे ही नहीं थे। क्या हुआ रहा था, ये उद्योगपति लोग जो है एकदम सस्ता में सामान ले जाते थे यहाँ से, फैक्ट्री में बना करके महंगा बेचते थे। तो महंगा बेचने के लिए तो पैसा होना चाहिए, तभी ना लोग खरीदेगा। तो पैसे ही नहीं था तो सामान बिकना बंद हो गया, तो आर्थिक महामंदी आ गई। पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, महामंदी शुरू हो गया, मंदी स्टार्ट हो गया, सामान बिकना ही बंद हो गया। फैक्ट्रियों में माल ऐसे ही पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? तो ये उद्योगपति लोग इतना सस्ता में जो है यहाँ से लेकर के चले गए, जैसे जूट है, कॉटन है, कपास है, ये सबको इतना सस्ता में ले गए कि इधर पैसा ही नहीं छोड़े, और उधर से बेचने के लिए महंगा में बेचने वाला शुरू कर दिए। तो जो है ना देश के पास पैसा था, भारत के पास भी पैसा नहीं था। तो भारत के पास पैसा नहीं है तो भारत के लोगों के पास भी पैसा नहीं था। तो क्या हो गया, आर्थिक महामंदी आ गई। 1929 की आर्थिक महामंदी, इसके कारण और प्रभाव जिसने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को हिला दिया। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, हिला दिया। जो व्यापारी लोग एकदम बेच बेच करके खूब मुनाफा कमा रहे थे, अब लोग गरीब हो गए, अब पैसा ही नहीं रहा लोगों के पास, तो क्या हो गए, गरीब हो गए, तो खरीदना ही बंद कर दिया। तो महामंदी आ गई, मंदी आ गई, सामान बिकना ही बंद हो गया, सब फैक्ट्री बंद होने लगे या बेरोजगार होने लगे, लोगों को रोजगार, मजदूरों को भगाया जाने लगा, लोगों को रोजगार से हटाया जाने लगा। तो आर्थिक महामंदी आ गई, वहाँ के विश्व को पूरे हिला करके रख दिया। तो फिर कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, लोगों को क्या दो, पैसा दो। क्या दो, जैसे कोई देश, मान लो भारत बहुत गरीब हो गया, तो भारत सरकार को क्या दो, पैसा दो। भारत के लोगों को या कोई भी देश है उसको क्या करो, पैसा दो। अगर गरीब हो जाए तो क्या करो, उसको पैसा दो, लोन दो, और फिर जब लोन दोगे तो उसके माध्यम से वो खरीदेगा, सामान खरीदेगा, तो हमारा अर्थव्यवस्था चलेगा। बाद में फिर क्या करेगा, वो चुका देगा लोन क्या कर देगा, चुका देगा। जैसे कि पाकिस्तान देखते हैं कभी कभी कंगाल हो जाता है, तो भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास चला जाता है कि नहीं? क्यों? कंगाल हो गया तो अब खरीदने की परचेजिंग पावर, यानी सामान खरीदने का क्षमता उसका घट गया, अब वो उतना सामान नहीं खरीद पाएगा, तो मंदी आएगी। तो इसके कारण क्या करता है, वो भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास जाता है। अमेरिका उसको क्या दे देता है, लोन दे देता है कि चलो तुमको हम लोन दिला देते हैं बैंक से, और लोन लेकर के तुम क्या करो, बाद में चुका देना, इससे सामान वामान खरीदो, लोगों को लोन दो। बैंक के, भारत सरकार के पास पैसा आएगा, मान लो पाकिस्तान सरकार के पास पैसा आया तो वो बैंकों में जाएगा, बैंक के माध्यम से लोगों को लोन दिया जाएगा, तो लोग के पास भी पैसा आएगा, तो लोग सब सामान खरीदेगा और फिर धीरे धीरे चुका देगा। तो इस तरह से क्या किया गया, कहा कि ऐसे अर्थव्यवस्था में क्या करो, ये जो मंदी आ रही है इसके लिए क्या करो, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की क्या करो, स्थापना करो। जैसे भारत देश में बैंक है, तो जो देश स्तर का बैंक है, एक विश्व स्तर का बैंक बनाओ कि क्या करेगा, कोई देश अगर गरीब हो गया, पाकिस्तान गरीब हो गया, श्रीलंका गरीब हो गया, बांग्लादेश गरीब हो गया, तो अगर कोई देश गरीब हो गया तो उस गरीब देश को पैसा दे करके क्या किया जाए, उसको भी पैसा दे करके अमीर बनाया जाए। और फिर जो है जब वो अमीर हो जाएगा, जब सबके पास पैसे आ जाएंगे तो वो सामान खरीदने लगेगा, और सामान खरीद करके धीरे धीरे उस सामान का रुपया क्या कर देगा, चुका देगा। जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं या हम गरीब हैं, हमारे पास टेम्पू खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हम टेम्पू चलाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, हमको लोन दे देगी। कंपनियां क्या करती है, लोन दे देती है, सरकार बैंक से लोन दे देती है, और क्या करते हैं, हम टेम्पू चला करके किराया जो आएगा उसे उसका किस्त चुका देते हैं, तो हमारा भी काम चल गया, और टेम्पू भी बिक गया, फैक्ट्री का सामान भी बिक गया, लोगों को सुविधा भी हो गया, और हम पैसा भी चुका दिए। तो इस तरह से जो है वो इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमिक्स में ये सब बातें आपको जानकारी मिलेगी, तो इसको चलाने के लिए जो है लोन की जरूरत पड़ी। तो विश्व बैंक बनाया गया कि कोई भी देश गरीब होगा तो विश्व बैंक के द्वारा पैसा दिया जाएगा, उसको IMF कहा गया। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया, इंटरनेशनल IMF इसको कहते हैं, मनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया, जिसको एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई। आर्थिक स्थिरता के लिए इन संस्थानों की स्थापना की चर्चा, यानी आर्थिक स्थिरता को बनाने के लिए बस इतना ही याद रखना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया। कब? तो 1929 के आर्थिक मंदी के बाद। 1929 का आर्थिक मंदी क्या है, तो आर्थिक मंदी जो है विश्व में जो है अर्थव्यवस्था को भारी प्रभाव डाला, इसमें लोगों के सामान खरीदने की क्षमता घट गई, लोगों का फैक्ट्रियों में सामान बिकना बंद हो गया फैक्ट्रियों का, और जो है मंदी आ गई। तो इस तरह से जो भी आपको समझ में आए अपने लैंग्वेज में जो है इस चीज़ को आप बता सकते हैं। आगे भूमंडलीकरण के प्रभाव, आगे भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या पड़े। भूमंडलीकरण जो इतना हुआ, ये जो भूमंडलीकरण हुआ, विश्व के लोग जुड़े, तो अभी हमने एक फायदा आपको प्रभाव बताया था कि क्या होता है, इसमें मोनोपोली नहीं होती है, लूट नहीं होता है कि कोई कहीं से 50 रुपये का सामान लाया उसको 100 रुपये में बेच रहा है। अगर 10 दुकान खुला रहेगा अगल बगल में तो कंपटीशन रहेगा, अगर 2 रुपया भी कोई बढ़ाएगा तो उसका सामान बिकना बंद हो जाएगा, कहेगा फल्ला तो इतने ही में दे रहा है, तू काहे इतना में दे रहा है।
लोग आपस में बोलने लगेंगे तो तुम जो है ये वो 50 रुपये किलो दे रहा है, तू 52 रुपये किलो दे रहा है, तुम्हारे पास नहीं लेंगे, हम 50 रुपये वाला के पास लेंगे। तो क्या होगा, इसका ये फायदा होगा कि बहुत सारे देश की कंपनियां आकर के जब व्यापार करेगी तो मूल्य पर नियंत्रण रहेगा। मान लीजिए कोई महंगा नहीं बेच पाएगा, तो ये तो फायदा है, कुछ गैरफायदा भी है। तो देखिए भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव हुआ, तो आर्थिक प्रभाव हुआ, विदेशी निवेश में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर बने। रोजगार भी नया नया तरह का आया, विदेशी लोग जो विदेशी व्यापार बढ़ा तो रोजगार भी बढ़ा, ज़्यादा दुकान खुला तो ज़्यादा लोग की भी जरूरत पड़ी, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुली तो ज़्यादा लोगों की भी जरूरत आ गई। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, विभिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ और जीवन शैली में बदलाव हुआ। पहले हम लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, फिर अंग्रेजों को देखेंगे ये शर्ट पैंट पहन के घूमता है, कोट उट लगा के, तो हम लोग भी कोट उट लगाना स्टार्ट कर दिए, तो हम लोग शर्ट पैंट पे आ गए, तो इस तरह का कपड़ा लत्ता पहनने लगे। तो क्या हुआ, ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, विभिन्न संस्कृति का मेल हुआ और जीवन शैली में क्या हुआ, बदलाव हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव हुआ, देखें कि वो लोग बर्थडे कर रहा है तो केक काट रहा है। अभी बिहार में देख रहे हैं आप कि वो करवा चौथ, वो चलनी लेकर के मुंह देखने वाला, इधर का वो फैशन नहीं है। इधर बिहार में जो है वो चलनी लेकर के करवा चौथ, वो इधर का संस्कृति थोड़ी है। वो सीरियल में देख करके, वो पंजाब दूसरे जगह का जो संस्कृति है, वो सीरियल में देख करके जो है ये बिहार की भी महिलाएं करवा चौथ स्टार्ट कर दी। इंग्लैंड वालों को देख करके कि इंग्लैंड वाला वैलेंटाइन डे मनाता है, तो इधर के भी लोग वैलेंटाइन डे मनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। जैसे ही इंग्लैंड वाला यहाँ आया सामान बेचने के लिए, व्यापारी लोग आया, अपना परिवार भी लेके आया, तो देखा कि लोग तो वैलेंटाइन डे मनाता है, तो इधर भी वैलेंटाइन डे शुरू हो गया। तो संस्कृति का भी क्या हुआ, मेल हुआ, और जीवन शैली में भी बदलाव हुआ। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। ये पिज्जा बर्गर ये सब जो आ गया है भारत देश में, ये क्या है, क्या कहते हैं, जीवन शैली का बदलाव हुआ। संस्कृति का बदलाव मतलब उस वहाँ का त्यौहार मनाना, जैसे वैलेंटाइन डे वहाँ पर मनाता है तो इधर भी मनने लगा, वो त्यौहार को मनाना हुआ, सांस्कृतिक विचार का आदान प्रदान। और जीवन शैली मतलब खान पान कपड़ा लत्ता, ये सब जो है जीवन शैली के अंदर में आया। तो ये तो फायदा हुआ, एक तरह से समझिए फायदा हुआ जो हुआ। इसके बाद चुनौतियाँ क्या क्या हुई, तो विकासशील देश और आर्थिक असमानता का बढ़ावा। विकासशील देशों में आर्थिक असमानता का बढ़ावा मतलब कि जो गरीब था और गरीब होते चला गया, और जो धनिक था वो धनिक होता चला गया। जो देश था, जो विकासशील देश था, उसमें आर्थिक असमानता आने लगी और स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ा। अब जैसे कि वो लोग बहुत बड़े बड़े मशीन बना लिए, तो हमारे यहाँ के जो कपड़ा बनाने वाले कारीगर थे जो हाथों से बनाते थे, उनका सामान बिकना बंद हो गया, तो उनका सारा दुकान बंद हो गया। मान लीजिए वो शर्ट ये जो है 5 दिन के मेहनत से बनाते थे, 10 दिन तक लग जाता था एक शर्ट को बनाने में, तो जाहिर सी बात है कि 1000 रुपया मांगेंगे। शर्ट बना करके हाथ से बनाए हैं, धागा काटे हैं, उसको क्या किए हैं, कपड़ा बनाए हैं, फिर सिल करके फिर 1000 रुपया कम से कम मांगेंगे, क्योंकि उतना मेहनत लगा है, उतना टाइम लगा है। उतना नहीं लेगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। और वही फैक्ट्री से इसको 1 घंटा में बना कर देता है फैक्ट्री में, तो 1 घंटा में बना करके वो जो यहाँ पे बिकने आएगा तो 200 रुपये में बेचेगा। तो कहाँ वो 1000 का, कहाँ ये 200 रुपये का। लोग 1000 वाला नहीं लेगा, 200 रुपये वाला लेगा। तो क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय उद्योग है, वो स्थानीय उद्योग जो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका सामान ही नहीं बिकेगा तो बनाना बंद कर देगा। बिकेगा तभी तो बनाएगा। तो ये फैक्ट्रियाँ, स्थानीय दबाव, स्थानीय उद्योग भी क्या हो जाएंगे, उस पर दबाव पड़ेगा। तो ये चुनौती है, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण का चुनौती यही है चुनौती। अभी जैसे आप देखते हैं कि स्टारलिंक एक वाईफाई देने वाली कंपनी है, एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जो वाईफाई प्रोवाइड करती है। वाईफाई यानी इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है, बहुत फास्ट इंटरनेट है उसका। फिर भी भारत में मोदी सरकार ने क्या किया हुआ है, उसको रोक लगाया हुआ है कि तुम मत आओ। तुम अगर आओगे मतलब रोक लगा दिया है कि नहीं तो हमारा स्थानीय जो उद्योग है, स्थानीय जो लोग हैं, जैसे एयरटेल वाला है, जियो वाला है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नेट रुक के आता है, केबी में आता है, बहुत से बहुत 1 MB 2 MB में आता है, और तुम दोगे GB में स्पीड, वो भी सस्ता। तो क्या हो जाएगा, सब एयरटेल जियो बंद कर देगा। तो ये स्थानीय उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यहाँ का अंबानी क्या हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तो इसीलिए एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, रोक लगा दिया कि तुम भारत में आकर के नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से क्या किया जाता है, स्थानीय उद्योग को बचाया भी जाता है। देश के द्वारा स्थानीय उद्योग को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। कि बचा हुआ रहेगा तभी तो हम टिक पाएंगे, नहीं तो आज क्या करेगा वो। जैसे एयरटेल वाला पहले बहुत सारी सिम की कंपनी थी, ये जियो वाला इतना फ्री दिया कि फ्री में सब चल गया जियो की तरफ। जो एयरटेल वोडाफोन वाला था, आइडिया वाला था, बहुत सारे सिम थे पहले के टाइम में, वो सबका कोई सिम खरीदा ही नहीं। तो वो जो आदमी सबको रखे हुआ था, वो सब आदमी को भगा दिया कि तुमको बैठा के हम सैलरी काहे देंगे। सब बेरोजगार हो गया, धीरे धीरे कंपनी बंद हो गई। अब एयरटेल वाला और जियो वाला धड़ाक क्या कर रहा है, रिचार्ज बढ़ा रहा है।
देखते हैं कि हर 6 महीना पर 100 रुपया 50 रुपया जो है रिचार्ज पे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब क्या हो गया, वो छोटी छोटी कंपनियां जो बंद हो गई, तो अब ये बच गया दुबे ठो, तो ये अपना दोनों साँठ गांठ करके क्या करते रहता है, बढ़ाते रहता है। इसके कारण क्या होता है, व्यापारियों क्या कहते हैं, लोगों का घाटा होता है। उसी तरह से स्टारलिंक वाला आएगा, ये जियो एयरटेल बंद हो जाएगा, अब फिर स्टारलिंक वाला कहेगा कि अब हमको 5,000 रुपया महीने का दो, इंटरनेट का 5,000 रुपया महीने का दो, तो फिर तो ये तो बंद हो गया है, लोग मजबूर होकर के देगा, तो इस तरह से शोषण बढ़ जाता है। इसलिए स्थानीय उद्योग को क्या किया जाता है, बचा करके रखा जाता है। इस तरह से स्थानीय उद्योगों को बचा करके रखा जाता है। तो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण से ये भी एक चुनौती होती है स्थानीय उद्योगों को बंद हो जाने की। आगे भूमंडलीकरण और भारत पर क्या भूमंडलीकरण का असर पड़ा। पहले भारत भूमंडलीकृत नहीं था, अदर देशों को नहीं आने देता था व्यापार करने के लिए। अदर देश के कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने नहीं आ सकती थी, क्योंकि एक टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, हमको गुलाम बना ली थी, हम लोगों को क्या कर ली थी, गुलाम बना ली थी। तो हम लोग डर गए थे कि फिर कोई कंपनी आएगा फिर से गुलाम बना लेगा, तो ऐसा काम काहे करेगी। अगर बिल्ली दूध पी के एक बार पक जाती है तो पकने के बाद जो है फिर से वो ठंडा दूध को भी देख करके भाग जाती है। तो वही वाली बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कारण हम गुलाम हो गए थे, तो दूसरे देशों को हम आने नहीं देते थे व्यापार करने के लिए। तो हमारे यहाँ भूमंडलीकरण नहीं था, तो हम लोग जो है भूमंडलीकरण नहीं था, तो क्या हुआ, बहुत सारी गरीबी आ गई। तो हमने 1991 में जाकर के क्या किया, उदारीकरण यानी भूमंडलीकरण को, उदारीकरण मतलब उदार हो गए कि आप दूसरे देश के भी कंपनी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी क्या करो, आओ व्यापार करो, बिजनेस करो। तो दूसरे देशों को भी हम लोग क्या किए, आने देने लगे। तो भूमंडलीकरण और भारत में कब हुआ भूमंडलीकरण यानी उदारीकरण, उसी को कह सकते हैं हम 1991 में। 1991 में हम दूसरे देश की कंपनियों को भी आने के लिए क्या कर दिए, छूट दे दिए कि तुम लोग भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदारीकरण की नीति कब स्टार्ट हुई, 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। 1991 में हम लोग उदार हो गए, कहे कि अब जो देश का कंपनी आना है आओ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब जो है सशक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग गुलाम नहीं बना पाओगे। अपना सरकार जो है संभाल करके दूसरे देश के कंपनियों को भी क्या किया, आने देने लगा। नहीं तो 91 से पहले डर लगता था कि फिर से गुलाम न बना ले। तो 1991 के बाद जो है आने देना स्टार्ट किया और हमारे यहाँ पर भूमंडलीकरण हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भूमंडलीकरण यानी उदारीकरण कब हुआ, तो 1991 में हुआ। अगर आपसे लॉन्ग 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में भी बता सकते हैं कि भारत में उदारीकरण कब हुआ, तो बताइएगा कि भारत में उदारीकरण 1991 ईस्वी में हुआ। जिसके द्वारा हमने क्या क्या किया, तो उदारीकरण में क्या किया, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत की। तो ये सब चीज़ को आप लिख सकते हैं। आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारी राष्ट्र की कंपनियां आने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसको कहते हैं कि जो बहुत सारे देशों में क्या करता है, व्यापार करता है। जैसे टाटा जो हमारे यहाँ की है, रतन टाटा जो थे, उनकी जो कंपनी थी वो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, यहाँ पर भी व्यापार करती है और विदेशों में जाकर के भी व्यापार करती है, वहाँ पर भी सामान बेचती है। अब वो जो है विदेशों में जाकर के भी क्या करती है, अपने सामान को बेचती है। टाटा का सामान विदेशों में, टाटा का ट्रक देखिएगा विदेश में भी चलता है। तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। विदेशी निवेश और भारतीय कंपनियों पर प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारतीय कंपनियों पर भी प्रभाव हुआ। भारत की कंपनियां भी जाकर के दूसरे देश में व्यापार करने लगी। चुनौतियां और अवसर, तो भूमंडलीकरण से क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई और क्या अवसर उत्पन्न हुआ। तो भूमंडलीकरण से उत्पन्न रोजगार, नए अवसर, रोजगार के नए नए अवसर हुए भूमंडलीकरण के कारण। कहाँ कहाँ, तो IT सेवाएं बढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरे दुनिया का जो व्यापार जब से जुड़ गया तो पूरे दुनिया के लोग जो हैं हमसे व्यापार करना स्टार्ट कर दिए और हम दूसरे देश के दुनिया के लोगों से व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। तो पहले व्यापार कैसे करेंगे, सामान पूछेंगे दुकानदार से, तुम्हारे दुकान में सामान है, तभी ना हम उसको बोलेंगे कि हाँ भेज दो। तो दूसरे देश में पूछने के लिए क्या करना पड़ता था, कॉल सेंटर यानी IT सेवाएं, इन सबको रखना पड़ता था कि वो पूछता था। और अदर देश से फ़ोन आएगा कि क्या तुम्हारे पास फलाना, मान लीजिए बुखार का दवाई है पैरासीटामोल, उसको चाहिए, तो पैरासीटामोल पूछेगा आपसे कि आपके पास पैरासीटामोल है, तो कैसे पूछेगा, फ़ोन से पूछेगा, कॉल सेंटर से पूछेगा, IT सेवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछेगा। तो कहिएगा हाँ है, तो ऑर्डर देगा कि हाँ इतना भेज दीजिए, तो आगे का प्रोसेस बनेगा। तो ये सब सेवा में रोजगार क्या हो गया, बढ़ गया। और स्थानीय उद्योग के सामने चुनौती उत्पन्न हो गया। स्थानीय उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे, अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ आई। वहाँ पर क्या आई, तो कुछ चुनौतियाँ आई, वो लोग बंद होने लगे, या नहीं तो अपने आप को अपग्रेड किए। जो समझदार थे वो क्या किए, अपने आप को बढ़ावा दिए और वो भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ऊपर उठने लगे। तो ये चुनौतियां हुआ और ये क्या हुआ, नया नया रोजगार का अवसर भी खुला। तो ये भूमंडलीकरण का फायदा हुआ।
तो इस तरह से ये आपका पूरे चैप्टर जो है खत्म हो गया कि भूमंडलीकरण और व्यापार क्या है। इस चैप्टर के माध्यम से आपने इस चीज़ को समझा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और इतना ध्यान रख करके एग्जाम में जाना है। एग्जाम आप जो है आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा, इस बात का यकीन रखिए। फिर अगला चैप्टर आएगा, इसके बाद इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आप सभी को जो है लगातार इस तरह से वीडियोज आते जा रहे हैं और रोज़ इसी तरह के छोटे छोटे मतलब नोट्स के माध्यम से आपको बिना दबाव के जो रियल है, जो एग्ज़ाम में आएगा उतना ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जो और ज़्यादा है एनर्जी के साथ इस पर क्या कर सके, काम कर सके और आप लोगों को क्या कर सके, फ़ायदा पहुँचा सकें। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।